गुड आफ्टरनून। अभी नीचे तो क्या हुआ, वो लोग क्लास थी मेरी, उसके बाद कुछ बच्चे बोले कि मैम श्रीवल्ली पे वही आजकल जो चल रहा है पुष्पा का वो स्टाइल को मैथ्स वाले सर ने किया होगा, मतलब मैथ्स वाले सर ने वो गाना गाया होगा, एक्शन किया होगा, तो उनका मूड वही था। मैंने उनको ये बोला लास्ट में करना डांस। एक बच्चा बोला मैं करके बताऊं मैम, तो मैंने कर ले भाई डांस। चलिए, होमवर्क में क्या दिया था? डीपीपी C10। ओके निकालें। पहले पढ़ा दूं, आज पढ़ा दूं पहले। तो मैं ये सोचू अभी क्योंकि ऑनलाइन में शायद बच्चे अभी कम आए हैं, मैंने इसीलिए पढ़ाना है कि पहले डिस्कशन कर ले ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, है ना। पहले डिस्कस कर लेती हूँ, नहीं तो किसी बच्चे को छूटेगा नहीं। टोटोमेरिज्म, डीपीपी पहले बताओ C6 C7 डिस्कस हो गई थी क्या? C6 C7 नहीं हुई है तो बेटा देखो अब अपन को खत्म भी करना है, GOC2 पूरा खत्म भी हो जाएगा ऑलमोस्ट आज। तो अपनी डीपीपी C6 C7 C8 डिस्कस हो गई थी, C9 डिस्कस हो गई थी, ठीक है, C10 और शायद 10 ही है डीपीपी, ठीक है। तो 2 डीपीपी रहेंगी, तो नेक्स्ट वीक में C6 C7 भी करके ले आइएगा। C10 वाली डीपीपी में बेटा एक ही डीपीपी है, जल्दी से डिस्कस कर लें। जे मेन जे एडवांस, कोई बात नहीं, हम पहले पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, यानी वो 2 डीपीपी के बराबर है, तो उसको दे दो एक बार मुझे। ओके, डीपीपी नंबर C10 का पहला जे एडवांस सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एसिडिक ऑर्डर। किसी को फर्स्ट में डाउट है क्या? आंसर मैं बता रही हूँ, चलो चेक करो, जिनके पास नहीं है वो फोन में भी खोलो, ठीक है। फर्स्ट वाले में ऑर्थो इफेक्ट के कारण पहला सही है, सेकंड भी सही है। अब बताओ सेकंड सही क्यों है, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सभी बच्चे बताएं। OH और यहां पर भी ये CH3 दोनों में SIR इफेक्ट है, SIR की वजह से ये क्या लगाएगा -I और ये क्या लगाएगा +I, ठीक है। तो इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा, क्या B में ऑर्डर सही दे रखा है, C में ऑर्डर सही दे रखा है, D में ऑर्डर गलत है, क्योंकि क्या D में आप अच्छे से देखो SIR इफेक्ट लगेगा क्या? नहीं। सेकंड क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथाइल, पेटामिथाइल, पैरामिथाइल का क्या दे रखा है आपको? pKa ऑर्डर। आप के ऑर्डर निकालो, बताओ बेटा क्या ऑर्डर आएगा? 2 1 3 4 कराया था क्लास में, देखो नोट्स में। तो बेटा pKa ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या pKa वैल्यू यही दे रखी है, हाई है सबसे ज्यादा, किसमें दे रखी है? 4, 4 के बाद 3, फिर 1 और सबसे कम 2। स्टेटमेंट, statement related to the variation of pKa values given to the compound mentioned above. Methyl is electron releasing group, but second is more acidic than first due to SIR. बिल्कुल सही है। Fourth is weaker acid than third due to hyperconjugation effect in fourth, correct. Only +I effect of Me observed in option C, मतलब थर्ड में केवल मेटा पोजीशन पे I, फोर्थ में conjugate base of fourth is less stable than first, लास्ट वाले का conjugate base less stable है, ये लाइन भी करेक्ट है। थर्ड, हाँ इसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको कई बार होता है ना कहीं से ये क्वेश्चन जब हमने बनाते हैं, हम लोग भी बेटा काफी सारी बुक रेफर करते हैं, तो उसमें डेटा दे रखा होता है, तो एक अच्छा होता है ना, कई बार डेटा देते हैं तो बच्चे को एक अच्छा लगे कि हम जो ऑर्डर निकालते हैं रियली में उसका वैल्यू भी वही आ रहा है, तो सिर्फ इसलिए दिया हुआ है, इसका ऐसा कोई यूज नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द पेयर इन विच सेकंड कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। एथेन और नाइट्रोमीथेन, ये बहुत बढ़िया है, जल्दी से बताओ उसमें कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों? भाई इसमें प्रोटॉन तो यही निकालेगा, इस वाले में भी प्रोटॉन तो यही निकालेगा, क्योंकि NO2 के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये पड़ोसी कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? +I। ये कौन सा लगा रहा है? -I। ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो इस तरह से सॉल्व करना है।
अब आप बताइए ए में कौन ज्यादा एसिडिक है? सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा है, सेकंड कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। आंसर कौन सा हो गया? ए। सेकंड वाले में भी देखो, उसमें साइनाइड दे रखा है, साइनाइड का और माइनस आई इफेक्ट है, बी। सी वाला गलत है, और डी में भी फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है, हमें सेकंड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कॉम्प्रिहेंशन। देखो बेटा, कॉम्प्रिहेंशन में पहले जो स्ट्रक्चर दे रखी है उसको आप देखोगे तो उसमें एक सल्फोनिक एसिड है, एक इनॉल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हैं। देखो सभी, सबसे पहला प्रोटॉन कौन निकालेगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद प्रोटॉन कौन निकालेगा? कार्बोक्सिलिक। देखो, और थर्ड में कौन निकाल रहा है? इनॉल। रिएक्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? यानी कि एनायंस में आपको बताना है सबसे स्टेबल एनायन कौन हुआ? लास्ट वाला नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल जो एनायन है वो सेकंड है। आप सोच के बताओ क्यों? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। सेकंड एनायन इज मोस्ट स्टेबल। थोड़ा सा सोचो, आंसर आपको मिल जाएगा। ये कॉन्जुगेट बेस है सल्फोनिक एसिड का, फिर वो जो कॉन्जुगेट बेस मिला बना उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। देखो, उसका पड़ोसी OH सल्फोनिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और नीचे वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाइट्रो के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो दो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, चिलेटेड रिंग बन रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है सेकंड के बाद थर्ड, और लास्ट वाला तो सबसे लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में एक रूल पढ़ते हो, जितना ज्यादा पोलर स्ट्रक्चर होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी? कम। तो बेटा इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे होगा 4 3 2। तो 3 वाले की स्टेबिलिटी 2 वाले से ज्यादा सही है, 4 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा, 3 की स्टेबिलिटी 4 से ज्यादा, ये गलत है। और लास्ट वाला जो दे रखा है वो तो खुद ही 4 दे रखा है, वो तो इक्वली स्टेबल होगा। आंसर क्या हो गया? ए एंड बी। जो फोर्थ वाले में नाइट्रो नहीं दे रखा, वो जो स्ट्रक्चर दे रखी है, आप फोर्थ ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर दे रखी है उसमें नाइट्रो नहीं है, और पीछे जो हमको फोर्थ मिल रहा है रिएक्शन में उसमें नाइट्रो है। अब आप सोचो, नाइट्रो -I -M इफेक्ट से एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? हमेशा बढ़ाता है। तो जो डी ऑप्शन है विदाउट नाइट्रो वाला कंपाउंड और विद नाइट्रो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? विद नाइट्रो। तो फोर्थ गलत है, थर्ड वाला गलत आ रहा है। तो बेटा ऑर्डर देखो, ये आ रहा है 4 3। नेक्स्ट आंसर में सी दे रखा है, थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा। थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से तो ज्यादा ही है, थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा। मैंने कुछ गलत लिखा है, मैंने ऑर्डर उल्टा लिखा है ना। 2 3 4 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 2। अभी मैंने उल्टा लिख दिया, 2 की स्टेबिलिटी फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड ही तो करेक्ट है। मैंने ऑर्डर उल्टा लिख दिया ना, आपने बोला भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इन कंपाउंड सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज एब्सेंट? जल्दी बताओ, इसके सेकंड में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एब्सेंट है? इंडक्टिव इफेक्ट, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। बेटा इसमें कौन नहीं है? हाइपर कॉन्जुगेशन। 5th वाले का आंसर भी सी 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? फोर्थ में डोनेट करने के लिए एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। शीट सॉल्व की है, पेपर में एसिडिक स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। और एसिडिक स्ट्रेंथ जेई में भी बहुत अच्छे लेवल पर आता है, स्पेशली जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जेई एडवांस में एसिड बेस टॉटोमेरिन से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और GOC 1 के क्वेश्चन जेई मेन में ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 8, 7th में
How many acid react with sodium bicarbonate and liberate CO2 gas? ये मुझे यहाँ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, याद करो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, POC। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस कौन निकालता है? Always, always all carboxylic acid, all sulfonic acid release CO2 gas with sodium bicarbonate। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो याद कर लो। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी, नो एक्सेप्शन, जितने भी सल्फोनिक एसिड हैं, ऑलवेज रिलीज CO2 गैस। क्यों करते हैं वो अभी मैं सिखा दूंगी। विद सोडियम बाइकार्बोनेट, फिनॉल, एल्कोहल, टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि अपने पास 5 फंक्शनल ग्रुप होते हैं एसिडिक। फिनॉल, एल्कोहल, टर्मिनल एल्काइन नेवर रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो स्टेटमेंट है, पर इसमें 2 धोखेबाज हैं। एक धोखेबाज है पिक्रिक एसिड, क्या ये नाम सुना है? एक धोखेबाज है पिक्रिक एसिड और एक धोखेबाज है स्क्वेरिक एसिड। ये दोनों होते इनॉल हैं, लेकिन बिहेव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा। इनका जो K वैल्यू आता है वो किस रेंज में आता है? एसिड। और इसीलिए पिक्रिक एसिड एक स्क्वेरिक एसिड रिलीज रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रिलीज CO2 गैस। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बेटा आपको पिक्रिक एसिड ना देके उसका डेरिवेटिव देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का पिक्रिक एसिड में कितने NO2 होते हैं? 3। तो डेरिवेटिव में कितने हो जाएंगे? +1 या -1। या तो एक डेरिवेटिव का मीनिंग हमेशा याद रखना, क्या होता है? +1 या -1 का होता है, एक ग्रुप को बढ़ा दे या एक को कम कर दे। चलो अब जल्दी से 7th वाला सॉल्व करो। 7th के फर्स्ट में रिलीज होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड वाला रिलीज करेगा, सिर्फ COOH देखो, फोर्थ वाला HCl करेगा। इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी करेगा, 6 भी करेगा, 7th भी करेगा। केवल इनमें से पूरे में से कौन नहीं करेंगे? 2। ऊपर वाली लाइन में से एथेनॉल और नीचे वाली लाइन में से मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्या मेटा नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड का डेरिवेटिव कह सकते हैं? नहीं। मैंने बोला +1 और -1 एक हो, लेकिन वो ऑर्थो और मेटा पे तो जहां -M लगे, ये तो मेटा पे लगा दिया, -I लगा रहा है। क्या ये समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपको KB का ऑर्डर मैच कराना है। मैचिंग कराने का मतलब वही सेम वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू से कुछ नहीं करना, आप तो ऑर्डर निकालो। किसका ऑर्डर निकालना है? KB का। जल्दी बताओ KB का ऑर्डर। पायरिडीन, पायरोल, अमोनिया। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? D के बाद C, फिर A और B। क्या आपके पास, सभी के पास है ये क्वेश्चन खुला हुआ? जल्दी से बताओ B लीस्ट बेसिक क्यों है? Why B is least basic? उसमें लोन पेयर डिलोकेलाइज हो रहा है, और वो जो लोन पेयर डिलोकेलाइज हो रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। यदि वो लोन पेयर डिलोकेलाइज होने से मना कर दे तो ये जो 5 मेंबर रिंग बना रखी है साइड में, एक तरह से पाइरोल है। यदि हम आपको पाइरोल बना के देते तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी हो जाता। उसमें पाइरोल के बगल में बेंजीन और चिपका दिया। अदरवाइज आपको मैंने सिखाया था पाइरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर कंपलसरी डिलोकेलाइज होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिना रिंग कैसी हो जाती है? एंटी एरोमेटिक। ये मेरा KB ऑर्डर है, तो वैल्यू देख लो, हाईएस्ट वैल्यू इनमें से किसकी है? हाईएस्ट वैल्यू होगी 10 × 10⁻⁻⁴, फिर इसकी आ जाएगी 4 × 10⁻⁻⁴, एक ही आ जाएगी 5.6 10⁻⁻7। मैचिंग आप करते रहिएगा। आ गया समझ में? अब इसके JEE मेन वाले 8 क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तरह से 2 DPP बना दिया, बट नाम दे दिया 10, क्योंकि शीट खत्म हो जाती है इसलिए। ये आ गया समझ में? कोई लिख रहा है? कल बेटा मैंने आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ाया, क्या आपने घर पे जाके टॉटोमेरिज्म पढ़ा? टॉटोमेरिज्म होता क्या है? सेकंड, टॉटोमेरिज्म किन मॉलिक्यूल में होता है? थर्ड, यदि मॉलिक्यूल में होता है तो टॉटोमर्स बनाओ, जिसमें हमने एक पढ़ा था टॉटोमर्स डायरेक्ट
और एक लास्ट में मैं बता रही थी आपको इनडायरेक्ट। आज अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर। एक साथ ही उस टाइम कैलकुलेशन भी कराती जाऊंगी, साथ में स्टेबिलिटी भी। कैलकुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर। जो हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन और स्टेबिलिटी है वो स्पेशली कौन से टॉटोमर की है? कीटो इनॉल टॉटोमर। इवन आपके अकॉर्डिंग जे मेन में तो टॉटोमेरिन का मतलब कीटो इनॉल आइसोमेरिन भी है जे मेन के हिसाब से, क्योंकि अपने पूरी एनसीईआरटी में और जब भी अब तक जेई मेन के क्वेश्चन पेपर आए उनमें उसने एक ही वर्ड यूज किया, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। की टॉटोमेरिन नहीं बोला, क्या बोला है? कीटोइनॉल आइसोमेरिन। तो कौन सी आइसोमेरिन होगी? टॉटोमर। ठीक है, हमें सिलेबस में जेई एडवांस में जरूर आपको बनाने का, कोई भी पूछे तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ, साथ में वो भी सिखाऊंगी। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, जब वो कीटो फॉर्म होता है तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और जब ये इनॉल फॉर्म में चेंज होता है तो ये बन जाता है OH। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, पहले ये है कीटो फॉर्म और ये कौन सा बन जाता है? इनॉल। मुझे नहीं पता वो मॉलिक्यूल क्या है। इन दोनों में देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड सी और O के बाद है, यहाँ डबल बॉन्ड सी और C के बीच में है। अब यदि मैं पर्टिकुलर इस पार्ट को स्टडी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे पड़ोस में कौन सा ग्रुप है, तो बताओ सी डबल बॉन्ड O पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? पोलर डबल बॉन्ड। ऐसे बोले इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये पोलर डबल बॉन्ड है। जबकि मैं यदि सी डबल बॉन्ड सी को फोकस करूं तो इसके कंपैरिजन में नॉन पोलर डबल बॉन्ड। ओवरऑल नहीं बोल रही बेटा, मैं कंपेयर करवा रही हूँ, इसलिए क्या मैंने लिखा है? सी डबल बॉन्ड सी, इसके कंपैरिजन में कैसा हुआ? नॉन पोलर। अच्छा, पोलर का मतलब होता है उस पे प्लस और माइनस रहेगा, यानी इस पे अपोजिट चार्जेस रहेंगी। इसका मतलब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी sp2, ये भी sp2, दोनों की En, दोनों का साइज, दोनों की पावर बिल्कुल सेम है, तो एक दूसरे को अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है? मोर अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C। ऐसे लिखा, समझ आ गया? अब देखिए, अब आप मुझे बताइए इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो पहले बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा आएगी? C डबल बॉन्ड O की या C डबल बॉन्ड C की? C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा आएगी? क्या हमें अभी तक जो मैंने ये कंपैरिजन किया, क्या ये समझ आया? एल्डिहाइड और कीटोन की स्टेबिलिटी पे आने के लिए मैंने लिखा कि जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है वो पोलर बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू C डबल बॉन्ड C व्हिच ऑलवेज प्रेजेंट इन इनॉल फॉर्म। पोलर होने से अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्ड की एनर्जी भी ज्यादा आ रही है, और जिन मॉलिक्यूल में बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है ओवरऑल बताओ उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी? बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या निकला? जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अभी लिखना, पहले ये सब आपको लिखने के लिए समझा रही हूँ, पहले समझ लो। 90% केसेस में कीटो फॉर्म की ही स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होगी। समझ आ गया ये कंक्लूजन? अब इस पे क्या होता है, मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, वहां ऑलवेज नहीं लिखा, पहले समझ लेते हैं। ये एक कीटो है और इसका ये इनॉल बना, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने बेटा Q मान लिया। क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला कैटेगरी, एक ही मॉलिक्यूल की क्या बना के दे दी आपको? इनॉल।
बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? स्टेबल नेचर देखें तो पी का स्टेबिलिटी क्यू से क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि यही चीज सिखाई है मैंने। जितने ज्यादा सी डबल बॉन्ड ओ जिसमें होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर? अब इसी एग्जाम्पल को मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं और अब मैं इसका इनॉल फॉर्म बना दूं, वही सेम पी और क्यू। इस बार स्टेबिलिटी नेचर क्या है? इस बार स्टेबिलिटी नेचर किसका ज्यादा है, क्यू का। रीजन एरोमेटिसिटी। ये कैसी रिंग है, नॉन एरोमेटिक। ये कैसी रिंग है, एरोमेटिक। अब मैं स्टेटमेंट पूरा करूंगी। जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म ओनली स्टेबल इन दोज कंपाउंड वेयर एरोमेटिसिटी डेवलप ड्यूरिंग टॉटोमराइजेशन। यानी एरोमेटिक रिंग नहीं बन रही है तो ये मान के चलना कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल है, कीटो। ठीक है, ओनली enol form stable, only enol form stable when by tautomerization, aromaticity develop in compound। आ गया क्या ये पॉइंट समझ में? क्यों अपन यहाँ ऑलवेज नहीं लिखते? ऑलवेज नहीं लिखना है। जनरली 90% कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होगी। केवल एरोमेटिसिटी जहां ज्यादा डेवलप हो रही है, मतलब रिंग नॉन एरोमेटिक से कैसा हो गया, एरोमेटिक, उस केस में इनॉल फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी। और इसका रीजन ये नहीं है कि उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी या उसकी बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगी, नहीं। हम पढ़ते आ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज नॉन एरोमेटिक से, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ हाई कॉन्जुगेशन। अब आप ये लिखो, ये नहीं लिखना है अभी। पहले यहां से हेडिंग, पहले ये पॉइंट लिखेंगे कि कीटो इनॉल में पोलर नॉन पोलर मोर अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू सी डबल बॉन्ड सी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, फिर नेट रिजल्ट। तो आज अपना GOC2 भी खत्म हो जाएगा, एक तरह से खत्म ही हो गया। अब तो प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की, टॉटोमेरिज्म के इस स्टेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। नहीं नहीं, अब आएगा अपना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और 12th का सबसे हार्ड टॉपिक। इंटरेस्टिंग बट 12th का सबसे हार्ड टॉपिक स्टीरियो, वो अब आएगा। हार्ड एक्चुअली थोड़ा सा इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि पढ़ेंगे 2D पे और सारा काम करेंगे 3D में। इमेजिनेशन करवाएंगे आपको 3D की, कि मॉलिक्यूल इमेजिन करो, क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2D पे। जिसने इमेजिन कर लिया उसके लिए बहुत आसान है, इमेजिन नहीं कर पाए तो थोड़ा सा टफ लगेगा उस बच्चे को। मोर अट्रैक्शन बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ। बंद करें AC। तुम एक बात बताओ, गर्ल्स इतनी पीछे क्यों बैठते हो? आगे आके बैठना चाहिए ना। दिखता नहीं है तो यहाँ आ जाओ, आगे आना चाहिए ना, आ जाओ। पहली
फाइनली हर क्लास में थोड़ी थोड़ी सी तो गर्ल्स होती हैं, वो भी पीछे चली जाती हैं, तो आगे रहना चाहिए ना। अच्छा, नहीं, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो ओके, मतलब और किसी रीजन से लाइक अपना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसलिए पीछे जा रहे हैं, ऐसा मत सोचना है ना। आ जाओ बेटा, आ गया। आगे इस साइड से दिखेगा पूरा, आगे बैठा करो। और जब आओ अच्छे से घर पे छुट्टियों में पढ़ के आइएगा, क्योंकि आपको बता दें जब आप आओगे उसके बाद एक शफलिंग टेस्ट होगा सभी बैचेस का, जो भी बने हैं अभी तक, जो लोग खुश हो रहे हैं हम आईपी में हैं, हम PA1 में हैं, ये वाले PA1 में हैं, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। अभी शफलिंग होने के बाद प्रॉपर फिर अभी तो क्या जिस हिसाब से बने उस तरह से है, उसके बाद जो रैंक वाइज बैचेस अलॉटमेंट हो जाएंगे और बाकी बच्चे पे भी डिपेंड करेगा, यदि ऊपर नीचे जाना चाहे चला जाएगा। मतलब आपको खुशी रखेंगे, पढ़ाएंगे अच्छा ही सारे बैचेस में, लेकिन शफलिंग टेस्ट होगा ये तो पता है ना सभी को, तो पढ़ना घर पे। नहीं बेटा, कल वाले टेस्ट से अभी तक जो आपने टेस्ट दिए उन सबका भी क्यूमुलेटिव लेंगे, और आने के बाद जो मेनली टेस्ट होगा जो कंपलसरी ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन वाले बच्चों का ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चों का ऑनलाइन मोड अलग बनेगा पेपर, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि क्या होता है कई बच्चे ऑनलाइन में, आपको भी पता है चीटिंग होती है ना, होती है नहीं होती। पहले तो ये थ्योरी पहले समझ आई सभी को। आप देखो मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एसीटोन, क्या एसीटोन में टॉटोमर बनेगा? 1 बजे से लगा 1 बजे से। क्या क्या कह रहे हैं ऑनलाइन में कुछ बच्चे? ड्यू डेट बेटा अभी मुझे नहीं पता, बता देंगे आपको ग्रुप में। अब पहले तो मुझे बताओ एसीटोन में क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछेंगे। कंसेप्ट आप सीख गए, अब आपका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या अलग है। सबसे पहला क्वेश्चन बना रही हूं, इन एसीटोन हाउ मैनी इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। पहला क्वेश्चन, इसमें कितने इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन हैं? 6। सारे अल्फा हाइड्रोजन, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा वाला जा रहा है। भाई आपके पास 3 इधर है, इन 3 में से आपको पता है टेट्राहाइड्रल है, ये वाला जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तुमको नहीं पता, तो हम उन तीनों को काउंट करेंगे, यानी सारे वो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं जो क्या दिखा सकते हैं, इनोलाइजेशन। तो बताओ आंसर कितना हो गया, 6। नंबर ऑफ इनोल टॉटोमर, नंबर ऑफ इनोल टॉटोमर, इसको लिख देती हूँ फर्स्ट और इसको लिख देती हूँ सेकेंड। नंबर ऑफ इनोल टॉटोमर केवल कितना बना, 1। ये तो मैंने फर्स्ट सेकंड तो कंपैरिजन करने के लिए लिखा है, इनॉल कितना बना, 1। समझ आया क्या ये पॉइंट? अब आता है तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट में और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट बेटा मैंने एक लाइन बोली है, वापस रिपीट कर रही हूं, यहां पे बिठाओ। जनरली 90% कीटो फॉर्म ही इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। केवल जब इनॉल कैसा बन जाए, एरोमेटिक, तो ही उस केस में इनॉल एक्सीड करेगा कीटो से, अदरवाइज हमेशा कौन आगे रहता है, कीटो। बताओ ये कीटो फॉर्म है, ये इसका कौन सा फॉर्म है, इनॉल, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, यानी कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, उसके कितने इनॉल बने,
क्या ये समझ आ गया आप सभी को? कौन सा हो गया वर्क? एक क्या, एक बंद कर देते हैं बस। आपको चलाना है पीछे का? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने एसीटोन दिया, एसीटोन के जस्ट बगल में ब्यूटेनॉन दिया है। ठीक है, सेम 3 क्वेश्चन है। इसमें आपको इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन भी बताने हैं। इसमें बेटा आपको टॉटोमर कितने इनॉल फॉर्म बनेगी ये भी बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताना है। मैंने बनाया नहीं, मैं चाहती हूँ पहले आप ट्राई करो अपनी तरफ से। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगी। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 5, आदित्य बेटा सही है। सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ इनॉल टॉटोमर 2, 2 आंसर है इसका, वो भी सही है, 2 बनेगी। इस बार इसमें एक गिना, इसमें 2 गिना, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसमें भी तो एक बार आप लेफ्ट से बना सकते थे, एक बार राइट से बना सकते थे। कल मैंने एक चीज सिखाई है, लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ता। यदि बनने वाले इनॉल की आईयूपीएसी नेम स्ट्रक्चर सेम है तो उसको कितना काउंट किया जाएगा? ए। अब इसमें देखिए, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो अल्फा कार्बन है, क्या वो सेम है? तो मैंने इसमें पूछा नंबर ऑफ इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन, पहले तो वो कितने हो गए? 5। अब आप इधर देखो, इसका बेटा टॉटोमर हम यदि बनाएं, लेफ्ट साइड वाले से बनाती हूं और यदि मैं राइट साइड वाले से बनाती हूं, क्या इन दोनों की स्ट्रक्चर आपको सेम दिखाई दे रही है? इसको मान लेती हूं मैं फर्स्ट, इसको मान लेती हूँ सेकंड और इसको मान लेती हूँ थर्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनॉल, अभी नंबर ऑफ इनॉल कितने हो गए? 2। आ रहा है समझ में? इसमें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बनाती हूँ तो आईयूपीएसी क्या आता है? सेम, तो उसको एक ही काउंट करना था, इसको मैंने 2 काउंट किया। 3 इधर वाले और 2 इस वाले अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या हो गए? इनोलाइजेबल। अब आता है मेनली स्टेबिलिटी कंपेयर करना। इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन है? ये तो समझ आ गया। इन तीनों में स्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट है। रीजन, वो कीटो फॉर्म में, बस इतना बोलना है। कीटो फॉर्म होने से क्या हो गया? सी डबल बॉन्ड ओ है, अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अब बेटा ये भी इनॉल है, ये भी इनॉल है। इनॉल इनॉल का कंपैरिजन कैसे करें? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। देखो, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड, इनॉल में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी, तो वो पोलर नॉन पोलर बॉन्ड एनर्जी वो तो सब में सेम आएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड पे OH, तो डबल बॉन्ड पे OH तो इसमें भी है। तो अब एक मैंने अभी लिखाया नहीं, अभी लिखाऊंगी। जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा इनॉल फॉर्म बन रही हो तो इनॉल इनॉल को कैसे कंपेयर करते हैं? बाय कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या आपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ा है? भाई कीटो इनॉल को कंपेयर करना है तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? कीटो। लेकिन इनॉल आपके पास 2 या 2 से ज्यादा है, देन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। उसमें ये एल्कीन यानी ये स्टेबिलिटी देखनी है, इसको नहीं देखना है OH, वो तो इसके पास भी है। आप बताओ इस वाली एल्कीन पे केवल कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो HC लगा रहे हैं? 2। इस वाली एल्कीन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो HC लगा रहे हैं? 6। समझ आ गया? जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एल्कीन है, सॉरी इनॉल फॉर्म है, चाहे वो एक मॉलिक्यूल की है चाहे वो अलग अलग मॉलिक्यूल की बना के दे रखी हो, जस्ट कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बोलो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 3 के बाद 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल, साथ में इनॉल इनॉल की भी हमने कंपेयर की।
आया समझ में? सेम 3 क्वेश्चन. नंबर ऑफ इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इनॉल फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर. आप खुद उसको P Q R X Y Z 1 2 3 जो लिखना चाहे लिख लो. मैंने तो आपको बस एक कंपाउंड बना के दे दी. कितना इनॉल बना है? एक. चलो एक और बनाओ. शाबाश. मतलब ये चीज हमेशा याद रखना. अब आप कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन लगेगा इजी होता ना, कई बार वहीं पे तो आके होता है ना, कई बार आप एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन कराते हो, जैसे दोस्त से डिस्कस करते हो, इसमें ये फैक्ट भी लग सकता था, और यार ये तो देखा ही नहीं, फिर गलत हो जाता है. फर्स्ट का आंसर आदित्य बेटा सॉल्व करें ये क्वेश्चन जो साइक्लोहेक्सेनॉन वाला दे रखा है. इसमें कितने इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन हैं? कितने इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन हैं बेटा? 4. क्या ये समझ आ गया सभी को? ये वाले. अच्छा अब आपने 4 क्यों गिने? इसको भी गिना और इसको भी गिना है ना, तो इसका मतलब टॉटोमरीन दोनों साइड से हो सकता है. अच्छा दोनों बना के देखो सेम बनेगा क्या? तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने आए? 4. इसको लिख दूं मैं अल्फा 1, इसको लिख दूं अल्फा 2. एक बार अल्फा 1 से बना देती हूँ और एक बार मैं अल्फा 2 से बना देती हूँ. ये हो गया P, इस बार ये Q और ये R. बताओ इन दोनों का आईयूपीएसी सेम है क्या? नहीं है ना? आया समझ में? इसमें 2 टॉटोमरीन कैसे बने, एक डायरेक्ट से और एक इनडायरेक्ट से. तो नंबर ऑफ इनॉल फॉर्म 2. अब आते हैं अपन स्टेबिलिटी पे. स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर. सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन है? P. अब Q और R में तुम जल्दी आंसर मत दिया करो, थोड़ा रुको सोचो. क्यों? रीजन रीजन बता दोगे तो भी मैं सही मानूंगी. R और Q में कौन ज्यादा स्टेबल है? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है. तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन तो Q में भी 4 है, R में भी 4 है. R. रीजन बिल्कुल सही. आप देखो ये पाई बॉन्ड इसके साथ, ये पाई बॉन्ड इसके लोन पेयर के साथ, तीनों एक ही लाइन में है. चाहे लोन पेयर से मूवमेंट स्टार्ट करो तो लोन पेयर इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा. इसमें देखो ये पाई बॉन्ड जब इसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है तो लोन पेयर रह गया, और ये वाला पाई बॉन्ड जब लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, क्या ये लोन पेयर डायरेक्ट इसके साथ कॉन्जुगेशन में है? दिख रहा है आपको लीनियर क्रॉस? ये कौन सा कॉन्जुगेशन बेटा? अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है. अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है. और अल्फा हाइड्रोजन से पहले लीनियर क्रॉस कॉन्जुगेशन है या नहीं है, वो सारी थ्योरी अपन ने पढ़ी है. तो आंसर हो गया आर, आर के बाद क्यू. थ्योरी हो गई है एक तरह से टॉटोमरीन की, केवल अपन को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है. आया समझ में ये? चलो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहले हार्ड बना देते हैं. जल्दबाजी मत करिएगा, पहले ही बता रही हूं. टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
total number of enolizable alpha hydrogen. और कुछ नहीं पूछा अभी. लिख लो दोनों को. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 12. ओके, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन वो भी 12 इक्वल या फिर डिफरेंट आएंगे. अभी तक नहीं पूछा, अब पूछा है, अलग है ना. आज आई थिंक अग्रिम गुप्ता क्लास में नहीं है. इनोलाइजेशन अल्फा हाइड्रोजन तो वो भी 12. मैंने अभी आंसर नहीं बताया है. 12 रॉन्ग है. चलो ये बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ ताकि आपका दिमाग चलेगा. अल्फा हाइड्रोजन 12 है लेकिन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 12 नहीं है. ताकि अब आप थोड़ा सोचें. ध्रुव प्रजापति ने बिल्कुल आंसर सही दे दिया. बेटा ये 9 आंसर है किसका, अल्फा हाइड्रोजन का या इनोलाइजेबल का? ध्रुव आंसर तो 9 है. अब आंसर आ गया, वेरी गुड, 9. अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है जो आपने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा, जो हमने टॉटोमैरिज में पढ़ा, क्योंकि मैंने कहीं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिख कर दिया ना. अल्फा हाइड्रोजन चाहे वो हाइपर कंजुगेशन वाला हो चाहे वो टॉटोमैरिज वाला हो, तो ये तो कितना है, 12. दिख रहा है सभी को. इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, जो इनॉल बनाए यानी टॉटोमर बनाए. अब देखना ध्यान से, ये जब टूटेगा तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस. जब यहाँ माइनस डेवलप होगा जंप करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा, यानी ये 3 अल्फा हाइड्रोजन गिने जाएंगे. इस पे जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस आएगा, वो कॉन्जुगेट करेगा, जंप करता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा. पक्का दिख रहा है? ये वाला डायरेक्ट ही दिख रहा है, टूट कर पहुंच जाएगा. अब अपन आते हैं इस पे. जब ये नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, तो इस नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन इधर जाएगा या इस साइड जाएगा? इस साइड कहीं कोई आपको हेट्रो एटम दिखाई दे रहा है? और तब तक उसे टॉटोमैरिज में नहीं कहते जब तक वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहां तक ना पहुंचाए, हेट्रो एटम. दिखाया था एक वर्ड. तो ये अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं. इसलिए इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने रह गए, 9. उसमें कौन काउंट नहीं हुआ, गद्दार कौन निकला, ये इधर जा रहा है. इधर कहीं देखो उसको ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ नहीं मिल रहा. तो ये वाला जो साइड है ये अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन नहीं. ये गद्दार है. बस बाकी तो आपने सॉल्व कर ही लिया. अभी वो कुछ नहीं निकालना, अभी अलग अलग क्वेश्चन दे रही हूँ ना ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए. ओके थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, सोच समझ के करिएगा. क्योंकि देखो अब आपके थ्योरी वाइज तो हो गया, बस पैटर्न कितनी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है, बस हमें ये चीज सीखनी. आपको 4 मैंने एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कंपेयर परसेंटेज ऑफ इनॉल इन फॉलोइंग. कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है. पहले इसमें समझ आ गया ये सभी को, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कैलकुलेशन आपको ये करना है, परसेंटेज ऑफ इनॉल बतानी है. कैसे करोगे ये क्वेश्चन, ये बताओ.
सबसे पहले इनॉल बनाओ, परसेंटेज ऑफ इनॉल पूछिए, यानी इनॉल की स्टेबिलिटी, जितना इनॉल स्टेबल होगा उसकी बनने की चांसेस उतनी ही ज्यादा होगी। इनॉल की परसेंटेज कब ज्यादा होगी? जब वो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। भाई जितना इनॉल स्टेबल होगा ये कीटो फॉर्म उसमें इमीडिएटली कन्वर्ट होना चाहेगा और उसकी परसेंटेज यील्ड को बढ़ाएगा। समझ आया क्या पहले ये? यानी आपको फाइनली पहले तो इन सब का क्या बनाना है, इनॉल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया तो एक तीर से दो काम हो गए, पहले तो आप इनॉल बनाओ, फिर उसके बाद उन इनॉल की स्टेबिलिटी का कंपेयर करो। और अभी मैंने बताया चाहे एक मॉलिक्यूल में हो चाहे अलग अलग मॉलिक्यूल के इनॉल कंपेयर करने हो, इनॉल कीटो इनॉल नहीं, सिर्फ इनॉल कंपेयर करने हो, जस्ट कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, पहले मैंने इसका इनॉल बनाया ये इनॉल बना, इसका इनॉल, इस वाले का इनॉल मैं इनडायरेक्ट बना देती हूँ क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था। मैंने चारों के इनॉल बना दिए। कभी भी इनॉल की मैक्सिमम परसेंटेज, इनॉल, सिर्फ इनॉल इनॉल वर्ड दे रखा है और अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, चाहे एक ही मॉलिक्यूल की दो या दो से ज्यादा इनॉल है, तो बेटा याद रखना सभी। देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनॉल बोले, चाहे इनॉल कंटेन, मैक्सिमम इनॉल कंटेन किसमें है, मिनिमम किसमें है, किसमें इनॉल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी पूछे, ये सारे किसके प्रपोजनल हैं? स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। और स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल किसके प्रपोजनल है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहां पे आता है ये जो यहां लिखा है, समझ आया? अब आपसे इनमें परसेंटेज का ऑर्डर पूछे, डिक्रीजिंग, हाईएस्ट परसेंटेज, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बताओ सबसे स्टेबल एल्कीन। OH को भूल जाओ, वो तो सब में होगा, इनॉल बोला तो सभी में होगा। इसको छुपा के ये बेंजीन है, ये सिंपल साइक्लोहेक्सीन है, ये डाइईन है और एक ये एथीन है। OH को छुपा लिया। सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी है? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ। हाईएस्ट इनॉल किसमें बनेगा, लोएस्ट इनॉल किसमें बनेगा, जो भी ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से सॉल्व करना है। किसका इनॉल परसेंटेज ज्यादा है, किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा है। मैम हाँ बेटा बोले। सेकेंड और फोर्थ में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर किया क्या? सेकंड में और फोर्थ में, यस बेटा, मैंने कहा ना OH को तो इग्नोर कर दिया करो, इनॉल है तो वो तो सभी में होगा। इसके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 4। और हम पढ़ चुके हैं जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा एल्कीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें कंजुगेशन है बट नॉन एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक ही है। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करा रही हूँ, पहले ये समझ आ गया। यानी इनॉल परसेंटेज बोले, एक ही मॉलिक्यूल की कीटो इनॉल का कंपैरिजन कराए, कितने इनॉल बनेंगे, कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन पूछे। समझ आ रहा है सभी को? अब पहले इसी में एक स्पेशल पॉइंट और पढ़ाती हूँ, फिर अपन उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। हाँ 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 मुझे पता है, हाँ हाँ वो पता है मुझे, 2:15 का बच्चों ने बता रखा। हाँ तो मैं 2:10 पे छोड़ दूंगी। ठीक, हाँ हाँ अनाउंसमेंट हो रखा है ना आपको VIG सर का तो ऊपर। ठीक है, सर का फोन आया होगा सर के पास। एक क्यू
मैम 1 क्यों गया लास्ट में? क्या मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बेटा, आपने क्या लिखा है इसका? देखिए समझ आया। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और है, एक वर्ड होता है बीटा डाई कीटोन, टॉटोमराइजेशन इन बीटा डाई कीटोन। पहले तो बीटा डाई कीटोन है क्या, उसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो सबसे पहले टॉटोमैरिज में देखा गया, जो सबसे पहले देखा गया, उसके बाद तो आजकल बहुत सारे डेरिवेटिव हम बना चुके हैं उसके, ये था। क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे इसका कॉमन नेम बताना चाहता है? ये नहीं होता तो ये क्या था? एसीटोन। और इस ग्रुप को बेटा कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एसिटाइल। तो इसका कॉमन नेम था एसिटाइल एसीटोन। जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल जिसमें टॉटोमेरिन देखा गया इन डाई कीटोन ए साइक्लिक, साइक्लिक में तो बहुत देखे गए। इस बीटा डाई कीटोन में कितने अल्फा कार्बन हैं? अच्छे से देखें, अल्फा कार्बन 1, अल्फा कार्बन 2 और अल्फा कार्बन 3 लिख दिया। ये कॉर्नर वाला तो सेम है। जब हमने टॉटोमराइजेशन देखा तो हमारे हिसाब से तो अल्फा 1 भी बना सकता है। यदि मैं अल्फा 1 से टॉटोमराइजेशन बनाती हूं, मान लीजिए ये बना, ठीक है, एक साइड, दोनों साइड बनाती हूं, दोनों साइड भी बना सकती हूं, और एक बार एक का साइड बीच वाले से, एक का साइड वाले से बना के देखा, ठीक है। ये टॉटोमर्स की पॉसिबिलिटी गिनी, ये वाला इधर बना सकता है, ये वाला इधर बना दे, दोनों बना दे, एक बीच वाला एक के साथ एक इधर से बना दे। लेकिन इन टॉटोमर्स में सब में रिपल्शन था। कैसे? ये वाला जो OH है, इनके बनने की जो परसेंटेज थी वो 1 और 2% ही आ रही थी, इतनी कम आ रही थी कि मतलब ना के बराबर बन ही नहीं रहा था। रीजन ये तो, एक तो इसके साथ ये कह रहा है मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूंगा, ये कह रहा है मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूंगा, साथ में क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है। बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थे, यानी हम जो सोच रहे हैं नॉट एग्जिस्ट, बनते ही नहीं। 1% या 2% बनते जिसको हम मानते ही नहीं है। हमेशा बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन का मतलब दो CO के बीच में एक CH2 हो, यहां चाहे कुछ भी हो, उनमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि उसमें टॉटोमेरिज्म होता है, बहुत बढ़िया से होता है, इवन 99% तक होता है उसका टॉटोमर। और टॉटोमेरिज्म होता है केवल बीच वाले CH2 से एक CO की साइड। इसमें तो मैं कहीं भी करा दूं, किसी भी CO की साइड, मान लीजिए इस साइड करा दिया। मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है? ऑलवेज इन केस ऑफ बीटा डाइकीटोन केवल एक ही CO ग्रुप टॉटोमराइज कर रहा था, जबकि कल जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराए, जब ये एग्जाम्पल कराए थे तो मैंने क्या बोला था? यदि अलग अलग अल्फा कार्बन है तो सारे फंक्शन ग्रुप टॉटोमराइज करेंगे। अभी भी बोल रही हूँ करेंगे। इसका जब टॉटोमराइजेशन हम बनाएंगे, ये इससे बन जाएगा, ये इससे बन जाएगा, और भी बना लेंगे, दोनों करेंगे। केवल ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन में जब एक्सपेरिमेंट करके टॉटोमेर को स्टडी किया गया तो उसमें ये पाया केवल मिडिल वाला CH2 ही टॉटोमराइजेशन करता है, वो भी एक CO के साथ। क्यों? देखिए ये एक ग्रुप हो गया। अब एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 6 मेंबर। क्या आप पढ़ चुके हो चिलेटेड रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 6 मेंबर। एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा 6 मेंबर रिंग, तीसरा क्या ये पाई बॉन्ड लीनियर वे में इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है? क्या ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ लीनियर वे में कंजुगेशन में है? लीनियर वे में एक तरह से देखा जाए ये ए साइक्लिक था। अब 6 मेंबर रिंग जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में कॉन्जुगेट का लीनियर वे में कॉन्जुगेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2, तो एक तरह से ये एरोमेटिसिटी का जैसी फीलिंग लेने लग गया। लेकिन ये प्योर एरोमेटिक तो है नहीं, इसको बोलते हैं सूडो एरोमेटिक रिंग। तो वाई इन केस ऑफ ए साइक्लिक? अब इसमें तो सूडो एरोमेटिक से हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक परफेक्ट रिंग में है। पहले ये कैसा था? ए साइक्लिक। ए साइक्लिक बीटा डाई कीटोन्स में
केवल मिडिल वाला CH2 ग्रुप, इस मिडिल वाले CH2 ग्रुप को इसीलिए नाम दे दिया गया है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। केवल एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से ही या मिडिल वाले CH2 से ही टॉटोमराइजेशन होता है, कभी भी साइड के ग्रुप टॉटोमराइज नहीं करते। पहला पॉइंट, केवल एक ही करेगा ये, और किसी एक CO के साथ ही करता है ताकि 6 मेंबर रिंग बने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, लीनियर कॉन्जुगेशन हो, ओवरऑल वो एक एरोमेटिसिटी गेन करे, यानी एक कंफ्यूजन में रहे मैं तो एरोमेटिक बन गया है। ए साइक्लिक और ए साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक, वो आपको जो ए साइक्लिक कंपाउंड कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकते, लेकिन वो फील कर रहा है कि मैं तो एरोमेटिक के जैसा हो गया। तो बताओ इसमें कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल ज्यादा स्टेबल है? ये इसका कौन सा फॉर्म है? कीटो। और इसका कौन सा फॉर्म है? इनोल। और मैंने आपको बताया था कीटो इनोल में जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो। लेकिन इनोल कब स्टेबल होता है? जब उसमें एरोमेटिसिटी आए, एक रियल एरोमेटिसिटी और एक फेक एरोमेटिसिटी। तो चाहे इसमें फेक आई पर एरोमेटिसिटी तो आई है। बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि पूछे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल? इनोल। समझ आया? पहले तो ये चीज क्लियर हुई सभी को। Why in case of beta diketone any other साइड वाले ग्रुप टॉटोमराइज केवल कब करेंगे? जब इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो। इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो उस पोजीशन में फिर कहां से टॉटोमराइजेशन होगा? साइड से। और वो एग्जांपल हमें बनाना पड़ता है, मतलब थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली हमेशा बीटा डाइकीटोन्स ऐसे होते हैं उनमें मिडिल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता ही है। तो आप याद रखो कि बीटा डाइकीटोन में कभी साइड का ग्रुप टॉटोमराइजेशन शो नहीं करता। क्या ये पहले बताओ सभी को समझ आ गया? इस वाले में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक के बाद में भी कौन होने वाला है? नॉन एरोमेटिक्स में चाह करके भी एरोमेटिसिटी डेवलप नहीं हो रही, तो बोले अच्छा है दोनों टॉटोमराइज करूं। तो सारे साइक्लिक में जितने भी होते हैं सब टॉटोमराइज करेंगे। ये स्पेशल फैसिलिटी केवल किसके लिए है? ए साइक्लिक के लिए। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक ये है और एक सेम यही बीटा डाइकीटोन है। इन दोनों में किस में परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा होगा? किस में परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा होगा? फर्स्ट और सेकंड? क्यों बेटा? रियल में और फेक में हमेशा कौन ज्यादा डोमिनेंट होता है? रियल। सिर्फ एक सिंपल सा था इसीलिए दिया। इसमें भी एरोमेटिसिटी आएगी लेकिन रियल एरोमेटिसिटी आएगी। इसमें कौन सी आएगी? फेक। तो रियल और फेक में किसका वेटेज ज्यादा होता है? रियल का। और कैसे परसेंटेज ऑफ इनॉल किसका ज्यादा हो गया? फर्स्ट का। अब आप उसको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर लो, बना लो। ये है रियल एरोमेटिक और इसमें जो आएगा ये फेक एरोमेटिक। ऐसे लिख देती हूँ, फेक बोलते नहीं है ये तो आपको बताने इसको बोलते हैं सूडो एरोमेटिक। ठीक है, तो रियल एरोमेटिक और फेक एरोमेटिक में ऑब्वियसली कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रियल। समझ आया है? तो मतलब इनॉल की परसेंटेज, इनॉल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेबिलिटी वाइज, कैलकुलेशन वाइज। तो थ्योरी तो हो गई, क्वेश्चन तो मैं और करा देती लेकिन अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। वैसे अपना चैप्टर टॉटोमेरिज्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक क्लास में टॉटोमेरिज्म के कुछ और क्वेश्चन, ऑर्डर निकालने के, स्टेबिलिटी के, ठीक है, और एक एसिडिक स्ट्रेंथ की रिएक्शन वाले क्वेश्चन और कराऊंगी। तो मतलब वैसे हो गया है पूरा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए रिएक्शन के क्वेश्चन और इस पे और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा। इसमें हेडिंग लिखिएगा टॉटोमेरिज्म इन बीटा डाइकीटोन। हाँ, टॉटोमेरिज्म इन ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन। ए साइक्लिक और लिख लो, टॉटोमेरिज्म इन ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन। अभी तो बेटा इसमें एक और कराऊंगी, यदि ग्रुप डिफरेंट हो तो किस साइड करेगा। एसिटाइल एसीटोन में सबसे पहले किया
हम सोच रहे हैं इधर वाले से करा दें, इधर वाले से, ये सब हमने क्या लिख दिया, क्रॉस कर दिया, नॉट एग्जिस्ट। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है, ये। वो भी बनाना है बेटा, जो नॉट एग्जिस्ट वाला, ताकि आपको जब भी आप बनाओ क्रॉस कर सको, ये नहीं बनेगा। अभी चाहो तो इसको तो हटा दो। अच्छा 2:30 बजे भी आ जाते तो चलता, पर सर का फोन आ गया है तो आएंगे। ठीक है, जीओसी 2 की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करके लानी है। 1 में 1 और 3 दोनों कंप्लीट। 1 में ए और बी सेक्शन डिस्कस हो गया है ना। एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट इन नेक्स्ट वीक। फीजेबल मतलब रिएक्शन पॉसिबल, तो आप करके देखना, पॉसिबल आपसे हो जाएगा। फिजिकल में क्या चल रहा है अभी? ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 मिनट का ब्रेक तो आपको भी चाहिए। हाँ 8 बजे फिर लास्ट वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल टेस्ट भी है, प्रिपेयर करिएगा, और अपन 1 बजे से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है 8 बजे तक तो नहीं पढ़ेंगे अब। पहले बताओ यहाँ पे ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ, ऑनलाइन में समझ आ गया सभी को? ओके चलो प्रैक्टिस करिएगा, शीट से भी कर लेना, कुछ क्वेश्चन और करा दूंगी।
मैम होमवर्क क्या दी है? ओके, थैंक यू। ये जो जीओसी का होमवर्क लिखा है वो BA2 वालों के लिए है ना?
है